रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 529। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। जैसे ही भूतनुमा साया आगे बढ़ा, वांगलिन का चेहरा गंभीर हो गया और बिना एक लफ्ज कहे उसने अपना मुंह खोला और काली रोशनी की एक लकीर थूकी। काली रोशनी की एक झलक के बाद एक 30 फुट लंबा झंडा उसके हाथ में नमूदार हुआ। झंडे को लहराने के बाद चंद बचे हुए प्राइमरी सोल्स बाहर उड़ गए। भूतनुमा साया चौंका और उसकी भूतनुमा आंखें रोशन हो गई। वांगलिन की तरफ लपकने के बजाय उसने अपना हदफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी सोल्स की तरफ बदल लिया। वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं और वो आगे बढ़ा। वो भूतनुमा साये के पास से गुजरा, बीस्ट ट्रैप को बाहर फेंका और उसकी शहादत की उंगली ने काले लिबादे वाले आदमी पर दबाव डाला। काले लिबादे वाले आदमी का चेहरा तारीक हो गया। फिर उसके बाएं हाथ ने भूतनुमा साये की तरफ इशारा किया और वो चिल्लाया, वापस आओ। भूतनुमा साये ने एक दहाड़ मारी और बहुत जिद्दी लग रहा था। आदमी ने चुपके से कोसना शुरू कर दिया। वो इस हालत में नहीं था कि वो भूतनुमा साये को काबू में रख सके और वांगलिन का साया बिजली की तरह करीब आ रहा था। वांगलिन के दाएं शहादत की उंगली ने हवा में इशारा किया और इस लम्हे उसके जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी उंगली की नोक पर जमा होने लगी। डिमोनिक फिंगर, 3 कातिल स्पेल्स में से दूसरा। एक उंगली की ताकत से आसमान का रंग बदल गया और एक डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की बेइंतहा लहर उसके जिस्म से निकली। इस लम्हे डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी पागलपन की तरह फैल गई। काले लिबादे वाले आदमी के काबू के बगैर भूतनुमा साया तेजी से उन प्राइमरी सोल्स की तरफ लपका जो वांगलिन ने छोड़े थे। उसकी नज़र में ये सोल के टुकड़े बहुत गिजायत बख्श थे और शायद उन्हें निगलने के बाद उसकी अपनी भूतनुमा एनर्जी में बहुत इजाफा हो जाएगा। डिमोनिक फिंगर। काले लिबादे वाले आदमी ने फौरन वांगलिन के मशहूर हमले को पहचान लिया। ये हमला पर्पल डिवीजन के चौथे शागिर्द के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और इसने हर किसी पर गहरा तासुर छोड़ा था। काले लिबादे वाले आदमी की आंखें रोशन हो गईं। उसका दाएं हाथ उसके सीने से नहीं हट सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो भूतनुमा साई से अपना काबू खो देता। अभी खतरे के इस लम्हे में वो तेजी से पीछे हटा और एक और काला बादल थूका। काले बादल के साथ एक मछली जैसी बदबू की लहर बाहर आई। जहरीले काले बादल ने तेजी से फैलकर वांगलिन को रोकने की कोशिश की। वांगलिन ने एक सर्द नाक भुन चढ़ाई जब 2 ग्रे सिंबल्स उसकी पेशानी पर चमके और उसके पूरे जिस्म को ढांप लिया। लाइफ फोर्स सील्स एक बार फिर से नमूदार हुई। जिस लम्हे उन्होंने उसके जिस्म को ढांपा, वांगलिन बिजली की तरह जहरीले बादल के दरमियान से गुजरा। जब जहरीला बादल वांगलिन के जिस्म से टकराया तो वो घुलकर गायब हो गया। काले लिबादे वाले आदमी मुसलसल पीछे हट रहा था और वांगलिन को रोकने की कोशिश में बेइंतहा काले बादल थूक रहा था। उसका मंसूबा ये था कि वो उस भूतनुमा साये की तरफ टेलीपोर्ट करे जो उसने पहले छोड़ा था। ताहम किसने सोचा था कि इस जहर का वांगलिन पर इतना कम असर होगा। ठीक उसी लम्हे जब वो टेलीपोर्ट होने वाला था, वांगलिन का साया जहरीले बादल की कई तहों के दरमियान से गुजरता हुआ आया। वांगलिन के साथ जो चीज आई वो ये कि उसकी ताकतवर उंगली बेइंतहा डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी। डिमोनिक फिंगर। काले लिबादे वाली आदमी का चेहरा बदल गया। वो वक्त पर इससे बच नहीं सका, इसलिए उसने तेजी से अपना बायां हाथ उठाकर एक सील बनाई। उसने फिर इस सील को वांगलिन की उंगली की तरफ दबाया ताकि वांगलिन के करीब आने को रोक सके। उनकी उंगलियां एक पल में एक दूसरे से टकराईं, ताहम उन्होंने बराहे रास्त एक दूसरे को नहीं छुआ। उनकी उंगलियों के दरमियान 3 इंच का फासला था। उन 3 इंच की जगह में कुछ अजीब हो रहा था। वांगलिन की डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी उंगली की नोक से फैल गई और काले लिबादे वाले आदमी की उंगली से निकलती हुई काली एनर्जी से टकराई। इस लम्हे एक बहुत गहरा काला गोला उनकी दोनों उंगलियों के दरमियान नमूदार हुआ। ये छोटा गोला खालिस तौर पर वांगलिन की डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से बना था और काली एनर्जी काले लिबादे वाले आदमी से आई थी। गोले के अंदर से जोरदार गरज की आवाजें आ रही थीं और काली बिजली बाहर की तरफ हरकत कर रही थी। इस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की हर चीज रुक गई हो और तमाम रोशनी वांगलिन और काले लिबादे वाले आदमी पर मरकूज हो गई हो। वांगलिन हवा में तैर रहा था और उसके कपड़े हवा के बलैर ही हिल रहे थे। उसके बाल सबसे ज्यादा तवज्जो खींच रहे थे, जैसे वो एक नफीस लहराता हुआ एहसास दे रहे हों। काले लिबादे वाले आदमी इसके बरक्स था। उसका चेहरा तारीक था और उसकी आंखें बिजली से चमक रही थीं। वो जमीन पर खड़ा था और उसका बायां हाथ हवा में ऊपर उठा हुआ था। उसके कपड़े पीछे की तरफ फड़फड़ा रहे थे, जैसे उन्हें एक दीवार तोड़ हवा की टक्कर लग रही हो, और यहाँ तक कि उसके बाल भी पीछे की तरफ लहरा रहे थे। उनके दरमियान मौजूद छोटे गोले के अंदर की जोरदार गरज और भी बुलंद हो गई।
वांगलिन के जिस्म के अंदर मौजूद सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी पागलपन की तरह उमड़ रही थी, जैसे ये डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल रही हो और छोटे गोले में डाली जा रही हो। जहां तक काले लिबादे वाले आदमी का ताल्लुक है, वो चुपके से कोस रहा था। उसे अब तक हासिल होने वाली तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को छोटे गोले में डालना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो छोटे गोले पर अपना काबू खो देता तो उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ता। काले लिबादे वाले आदमी का चेहरा वहशी हो गया। उसने अपना मुंह नहीं खोला और इसके बजाय एक डिवाइन सेंस का पैगाम भेजा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के पास मुझसे ज्यादा सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी हो, जो कि लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। जब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो चलो देखते हैं कौन जिंदा रहता है और कौन मरता है। वांगलिन की आंखें मशाल की तरह रोशन थीं जब उसने जवाब दिया, तुम्हारे पास वो भूत है जो तुम्हारी सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को जज्ब कर रहा है। तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो? काले लिबादे वाले आदमी ने एक सर्द नाक भुन चढ़ाई और वांगलिन को घूरा। उसने फिर अपने दांत भींचे और अचानक अपना दाया हाथ उसके सीने से हटा लिया। जिस लम्हे उसने ऐसा किया, वो भूत जो प्राइमरी सोल्स को निगरने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसने एक दहाड़ मारी और काले लिबादे वाले आदमी को घूरने लगा। काले लिबादे वाले आदमी का हाथ एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन फिर उसने फौरन उसे कुछ और ऊपर उठा लिया। जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसकी उंगलियों और उसके सीने के दरमियान एक चिपचिपा काला धागा था जो उन्हें जोड़ रहा था। जिस लम्हे उसने अपना हाथ उठाया, भूत ने गुस्से से भरी एक दहाड़ मारी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा, लेकिन ठीक जब वो मुकम्मल तौर पर गायब होने वाला था, उसकी भूतनुमा आंखें रोशन हो गईं। उसने काले लिबादे वाले आदमी की मौजूदा हालत को देखा और फिर वांगलिन को देखा। ऐसा लगता था जैसे उसने कोई खास फैसला कर लिया है और गायब होने से पहले उसके जिस्म से काली रोशनी की लहरें निकलने लगी। काले लिबादे वाले आदमी का चेहरा बदल गया और ठीक इसी लम्हे काली रोशनी बहुत तेजी से चमकी। इस काली रोशनी के नीचे भूत ने गायब होना बंद कर दिया। ठीक जब रोशनी चमकना शुरू हुई, भूत फौरन मुड़ा, डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर के दरमियान से गुजरा और उफक में गायब हो गया। जहां तक प्राइमरी सोल्स का ताल्लुक है, उन्होंने एक झटके में भूत का पीछा किया। ये मंजर बहुत तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि काले लिबादे वाला आदमी भी हैरान रह गया, लेकिन उसने फौरन एक गुस्से भरी दहाड़ मारी। उसने वांग लिन को अपनी आंखों से पहले से भी ज्यादा खून आलूद आंखों से घोरा और चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो वो हेवनली घोस्ट कैसे फरार होता? वहीं लिन की आंखें सर्द थीं जब उसने कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। काले लिबादे वाले आदमी की आंखें कत्ल के गुस्से से भरी हुई थीं जब उसने कहा, छोटे हरामी, तुम मर चुके हो। अब जबकि भूत उससे एनर्जी नहीं ले रहा था, उसने अपनी तमाम भूतनुमा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया जो उसने अपने सेक्ट के कल्टीवेशन तरीके से हासिल की थी और उसे छोटे गोले में डाल दिया। वांग लिन, अपनी मौत कबूल करो। इसके साथ ही उसने अपनी भूतनुमा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का 90% हिस्सा छोटे गोले में डाल दिया। इस लम्हे छोटे गोले से आने वाली जोरदार गरज आसमानों में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उंगलियों के दरमियान मौजूद छोटा गोला अब कोई मामूली चीज नहीं रहा, बल्कि किस्सा कहानियों में सुनी जाने वाली आसमानी सजा की बिजली बन गया हो। जैसे ही काले लिबादे वाले आदमी की घोस्टली सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी छोटे गोले में दाखिल हुई, ये वाजे हो गया कि वांग लिंग के जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी काफी नहीं थी, जिसकी वजह से छोटा गोला आहिस्ता आहिस्ता वांग लिंग की तरफ दबने लगा। काले लिबादे वाले आदमी ने एक वहशियाना अंदाज दिखाया, जैसे वो पहले ही वांग लिंग को छोटे गोले से टकराता हुआ देख सकता हो। वांग लिंग का पूरा जिस्म टूट जाएगा और उसका खून और गोश्त हर तरफ बिखर जाएगा, यहाँ तक कि उसकी ओरिजिन सोल भी मुकम्मल तौर पर बिखर जाएगी। इसलिए उसके वापस रीइंकार्नेशन साइकिल में लौटने का कोई इम्कान नहीं बचेगा। तमाम जिंदगी की कुव्वत को खत्म कर दो, रीइंकार्नेशन साइकिल में दाखिल होने की किसी भी इम्कान को तबाह कर दो और उसकी मौजूदगी के तमाम निशानात मिटा दो। लेकिन ठीक इसी लम्हे काले लिबादे वाला आदमी चौंका, क्योंकि जब उसने वांग लिंग की तरफ देखा तो जो उसने देखा वो खौफ या लापरवाही नहीं था। इसके बजाय ये एक पुरअसरार चेहरा था, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मुस्कुराहट नहीं थी, एक मजाक उड़ाने वाला चेहरा था। इस चेहरे ने उसके दिल को लर्जा दिया। वंग लिंग ने छोटे गोले की तरफ देखा भी नहीं जब उसने कहा, गॉड स्लेइंग वार चैरियट, बाहर आ जाओ। इसके साथ ही तकरीबन एक पल में एक ऐसी दहाड़ जो आसमानों को चीर गई और एक नाकाबिले शिकस्त फितरत से भरी हुई थी, उस जगह से आई जहां वांग लिंग ने पहले बीस्ट ट्रैप को फेंका था।
یہ ایک قدیم وحشی کی طرح تھا جو آسمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرتا تھا، سیلیسٹیلز کو نگلنے کی جرت کرتا تھا اور اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانتا تھا۔ کالی لبادے والے آدمی کا چہرہ اچانک شدید بدل گیا۔ وہ پہلے ہی اپنے جسم کے اندر موجود تمام بھوت نما سیلیسٹیل اسپریچول انرجی کا استعمال کر چکا تھا، جس سے اس کے لیے بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر وہ بچنے کی کوشش کرتا تو اسے فوراً اس چھوٹے گولے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا جو تباہ کن اورا سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن اب اس کے وحشی درندے کے اس کی طرف آنے پر اگر وہ نہیں بچتا تو وہ مر جاتا۔ اس نے تیزی سے اپنا سر پیچھے جھٹکا، ظالمانہ طریقے سے وانگ لنگ کو دیکھا، اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی ہی پیشانی پر تھپڑ مارا۔ اس کا پورا جسم لرزا، پھر اس کی اوریجن سول اس کے جسم سے نکل گئی اور پاگل پن کی طرح فاصلے کی طرف اڑنے لگی۔ جس لمحے اس کی اوریجن سول اس کے جسم سے نکلی، اس کا جسم ایک بے جان پتلے کی طرح نیچے گر گیا۔ چھوٹا گولا جو وانگ لن پر دباؤ ڈال رہا تھا اچانک رکا اور پھر تیزی سے کالے لبادے والے آدمی کے جسم کی طرف لپکا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ رینیگیڈ امورٹل چیپٹر 530۔ ہیلو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بکس ود AR۔ غرج گرج گرج گرج، ایک زوردار گرجتی آواز آئی۔ چھوٹا گولا کالے لبادے والے آدمی کے جسم کے قریب پہنچا، جس سے اس کے کپڑے فوراً غائب ہو گئے۔ اس کی جلد تیزی سے تباہ ہو گئی، پھر اس کا گوشت اور خون گرد میں بدل گیا اور آخرکار اس کی ہڈیاں بھی غائب ہو گئیں۔ اب اس کی اوریجن سول کے علاوہ اس کے متعلق ہر دوسری چیز اس دنیا سے مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ اسپرٹ بیسٹ کا نشانہ چوک گیا اور اس نے غصے سے بھری ایک دہاڑ ماری۔ وہ کالے لبادہ والے آدمی کی اوریجن سول کا پیچھا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ وار چیریٹ کی زنجیر کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکا، اس لیے اس نے غصے میں دھاڑنا شروع کر دیا۔ وانگ لن کا دایاں ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے وار چیریٹ کو پکڑ لیا۔ وہ تیزی سے کالے لبادے والے آدمی کی اوریجن سول کے پیچھے لپکا۔ اسپرٹ بیسٹ انتہائی خوش تھا جب وہ تیزی سے وانگ لن سے آگے نکلا تاکہ وہ اوریجن سول کا پیچھا کر سکے۔ ایک انسان اور ایک درندہ پہلی بار اتنی اچھی طرح مل کر کام کر رہے تھے۔ وانگ لن کے وار چیریٹ کو حرکت دینے کے ساتھ اس نے اسپرٹ بیسٹ کی حرکت کی حد کو بہت بڑھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر پیچھا کرنے کے بعد ایسا لگا کہ اسپرٹ بیسٹ اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا بڑا سر گھما کر وانگ لن کی طرف دیکھا اور ایک دہاڑ مارنے کے بعد وہ اس پر حملہ آور ہو گیا۔ وانگ لن کا چہرہ ویسا ہی رہا، لیکن اس کی دونوں آنکھوں کی پتلیاں اچانک سکڑ گئیں۔ اسپرٹ بیسٹ کی رفتار بہت تیز تھی۔ اپنے چہرے پر سرد کاسر لیے وانگ لن نے فیصلہ کیا کہ اگر اس درندے نے ایک قدم بھی اور اٹھایا تو وہ اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سزا دے گا۔ اسپرٹ بیسٹ قریب آتے ہوئے اچانک رک گیا اور اس نے اداسی کا ہلکا سا اظہار کیا۔ وانگ لن کو اچانک کسی چیز کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے سرد مہری غائب ہو گئی۔ اس نے اسپرٹ بیسٹ کی طرف سر ہلایا، پھر اسپرٹ بیسٹ نے وانگ لن کی طرف دیکھا اور اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے وانگ لن پر حملہ نہیں کیا بلکہ اس کے گرد لپٹا اور اسے اوپر اچھال دیا۔ پھر یہ بجلی کی طرح حرکت میں آیا اور وانگ لن کے قدموں کے نیچے نمودار ہو کر اسے ایک خوفناک رفتار سے اٹھا کر لے گیا۔ وانگ لن اپنے دل کی خوشی کو دبا رہا تھا کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ اسپرٹ بیسٹ اسے اپنی مرضی سے اٹھا رہا تھا۔ جس سیلیسٹیل نے وار چیریٹ بنایا تھا، ییڈ میں ریکارڈ کیا تھا کہ یہ خزانہ دوسروں سے مختلف تھا۔ اگرچہ منترا بہت طاقتور تھا، لیکن اگر کسی کو اسپرٹ بیسٹ کی طرف سے تسلیم نہیں کیا جاتا تو اس کی اصلی طاقت کا صرف ایک حصہ ہی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ صرف اس درندے سے حقیقی طور پر خود کو تسلیم کروانے کے بعد ہی وار چیریٹ کی پوری طاقت کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس درندے نے مجھے تسلیم نہیں کیا ہے، یہ صرف اس اوریجن سول کو نگلنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ مجھے بہت سست سمجھتا ہے، اس لیے اس نے مجھے اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ پھر بھی پہلے سے کہیں بہتر ہے۔ اسپرٹ بیسٹ کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس درندے کی رفتار اس وقت سے بالکل بھی کم نہیں تھی جب وانگ لن اسپیس میں سلور ڈریگن سٹار کمپس کا استعمال کرتا ہے۔ اسپرٹ بیسٹ نے بہت سے عکس پیدا کیے جب وہ ناقابل تصور رفتار سے فاصلے میں غائب ہو گیا۔ کالے لبادے والا آدمی تیزی سے اڑ رہا تھا۔ اس کے دنتین میں ایک چھوٹا کرسٹل موجود تھا اور اس سے آہستہ آہستہ کچھ ڈیمونک انرجی نکل رہی تھی۔ اس کی وانگ لن کے لیے نفرت فرار ہوتے وقت وحشیانہ حد تک بڑھ گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ جب اسے قبضہ کرنے کے لیے کوئی جسم مل جائے گا اور وہ اپنی پوری طاقت میں واپس آ جائے گا تو وہ وانگ لن کو وحشیانہ طریقے سے قتل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کرے گا۔
जब वो फरार हो रहा था तो उसके चेहरे का तासुर अचानक बदल गया। उसने अपना सर घुमाकर देखा कि स्पिरिट बीस्ट, जो लगता था उस पर नजर जमाए हुए है, तेजी से उसका पीछा कर रहा है। काले लिबादे वाले आदमी की ओरिजिन सोल ने एक खौफ का इजहार किया और वो बस अपनी सिमत बदलने ही वाला था कि स्पिरिट बीस्ट ने एक ऐसी दहाड़ मारी जो लगता था कि सीधा खला के पार सफर कर गई हो। काले लिबादे वाले आदमी की ओरिजिन सोल अचानक कांप उठी। वो खुद को एक लम्हे के लिए रोकने से बाज ना रख सकी, जिसने स्पिरिट बीस्ट को करीब आने का मौका दिया। स्पिरिट बीस्ट की आंखें लालच से भरी हुई थीं। वो जानता था कि अगर उसने इस ओरिजिन सोल को निगल लिया तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। अगर वो इतना मजबूत हो सका तो वो इस मनहूस कैद से आजाद हो जाएगा और एक बेफिक्र जिंदगी गुजार सकेगा जब वो इस विशाल कायनात में घूमेगा। इस ख्याल को जहन में रखते हुए स्पिरिट बीस्ट ने और भी ज्यादा मेहनत की। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से मछली जैसी बदबू की एक लहर आई। ये एक सोल ब्रेथ थी। इसने काले लिबादे वाले आदमी की ओरिजिन सोल को फौरन सख्त कर दिया। अगर ये एक नैसेंट सोल होती तो ये पहले ही मुकाबले की तमाम ताकत खो चुकी होती। ताहम काले लिबादे वाले आदमी की सोल एक नैसेंट सोल नहीं थी, बल्कि एक ओरिजिन सोल थी। ये एक पावरफुल ओरिजिन सोल भी थी जो लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था और असेंडेंट स्टेज में कदम रखने के लिए तैयार था। नतीजे के तौर पर अगरचे ये सांस मौसर थी, लेकिन ये उसे मुकम्मल तौर पर मुंजमद नहीं कर सकी। वो एक नामुमकिन जाविये पर हिला और स्पिरिट बीस्ट के जबड़ों से बच निकला। वो अपनी ओरिजिन सोल की बुनियाद को इस्तेमाल करके फरार होने के लिए अपनी ओरिजिन सोल को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचाने ही वाला था। लेकिन ठीक इसी लम्हे वैंगलिन हरकत में आया। ताहम जो चीज उसने हिलाई वो उसका जिस्म नहीं बल्कि द सोल लैशर था। कोरा एक साई की तरह हिला और तेजी से काले लिबादे वाले आदमी की ओरिजिन सोल के गिर्द लिपट गया। वैंगलिन ने ओरिजिन सोल को वापस अपने हाथ में खींच लिया और उसे एक सोल फ्लैग के अंदर सील कर दिया। स्पिरिट बीस्ट अचानक गुस्से में आ गया और उसने अपना सर वैंगलिन को निगलने के लिए घुमा लिया। अपना लजीज खाना चोरी होते देखकर उसे तकरीबन उतना ही गुस्सा आया जितना उसे तब आया था जब उसे उस सेलेस्टियल ने पकड़ा, कैद किया और रिफाइन किया। वैंगलिन ने चुपके से एक आ भरी, फिर उसकी आंखें सर्द हो गईं और उसने नरमी से एक लफ्ज कहा। इस एक लफ्ज के साथ स्पिरिट बीस्ट की आंखें अचानक खून से भर गईं और उसने एक गुस्से भरी दहाड़ मारी। उसने वैंगलिन को एक बेरहम नजर से देखा, फिर उसका बड़ा जिस्म वॉर चैरियट में वापस चला गया। जिस लम्हे उसका जिस्म वॉर चैरियट में वापस लौटा, इसने वैंगलिन को रद्दे अमल दिखाने का कोई वक्त नहीं दिया और फिर वापस बीस्ट ट्रैप में बदलकर उसकी तरफ उड़ गया। बीस्ट ट्रैप से अचानक एक ताकतवर कशिश की कुव्वत निकली। वांगलिन ने करवाहट से मुस्कुराया। जब भी ये दरिंदा गुस्से का इजहार करता, इससे निमटना एक सरदर्द होता था। वांगलिन लोटस पोजीशन में बैठ गया और उसने कशिश की कुव्वत का मुकाबला करने के लिए अपने हाथ में सेलेस्टियल जेड का एक टुकड़ा ले लिया। इस बार सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की जो मकदार इसने जज्ब की वो पहले से कहीं ज्यादा थी। इससे पता चलता था कि दरिंदा कितना गुस्से में था। अगरचे सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का जज्ब होना बीस्ट ट्रैप का एक साइड इफेक्ट था, लेकिन इतने लंबे अरसे तक इसके साथ जुड़े रहने के बाद स्पिरिट बीस्ट ने कमोबेश कुछ काबू हासिल कर लिया था। ताहम उसका काबू महदूद था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ट्रैप को मामूल से थोड़ी ज्यादा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जज्ब करवा सकता था। काफी देर के बाद वांगलिन ने एक गहरी सांस ली और बीस्ट ट्रैप से आने वाली कशिश आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। ऐसा लगता था कि स्पिरिट बीस्ट और ज्यादा जज्ब नहीं कर सकता और मजबूरन ही उसे हार माननी पड़ी। बीस्ट ट्रैप को एक तरफ रखने के बाद वांगलिन ने एक कड़वी मुस्कुराहट दिखाई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि वो वापस कल्टीवेशन में जा सके, और उन्हें तब तक नहीं खोला जब तक उसने अपनी तमाम सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को बहाल नहीं कर लिया। ये स्पिरिट बीस्ट, वांगलिन ने अपना सर हिलाया। आसमान अब रोशन हो चुका था और डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की वो लहर जो पूरी रात चली थी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही थी। वांगलिन खड़ा हो गया, फिर उसके दाएं हाथ ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और वो झंडा बाहर निकाला जिसमें काले लिबादे वाले आदमी की ओरिजिन सोल थी। उसने झंडे को हिलाया जिससे काले लिबादे वाले आदमी की ओरिजिन सोल नमूदार हुई और उसका हाथ बिजली की तरह हिला और उसने ओरिजिन सोल को अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसी वक्त वांगलिन के जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ने धागे बनाए जो ओरिजिन सोल में दाखिल हो गए और एक रिस्ट्रिक्शन बना दी। अगर ये शख्स खुदकुशी करना चाहता तो ये धागे एक रुकावट पैदा कर देते। अगरचे वो काले लिबादे वाले आदमी की ओरिजिन सोल को मुकम्मल तौर पर सील नहीं कर सकता था, लेकिन इससे उसे खुदकुशी की कोशिश का वक्त से पहले पता चलाने और ओरिजिन सोल को सोल फ्लैग के अंदर सील करने में मदद मिली।
मैं ये कबूल नहीं करूंगा। अगर वो स्पिरिट बीस्ट मैजिकल ट्रेजर और सोल के टुकड़े उस हेवनली घोस्ट को बहला फुसलाकर दूर ले जाने के लिए न होते तो तुम बिल्कुल भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। तुम यकीनन मर चुके होते। काले लिबादे वाले आदमी की ओरिजिन सोल के आज़ाद होते ही उसने फौरन गुस्से में दहाड़ना शुरू कर दिया और उसकी आंखें इंतहाई वहशी थीं। वो जानता था कि उसे पकड़ लिया गया है और उसके जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं है। उसने अपनी ओरिजिन सोल में मौजूद रिस्ट्रिक्शन को भी देख लिया था, इसलिए वो जानता था कि खुदकुशी करना बेफायदा होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना गुस्सा निकालेगा। वांग लिन ने उस पर वक्त ज़ाया नहीं किया और सीधा पूछा, डीमन क्रिस्टल क्या है? काले लिबादे वाले आदमी की ओरिजिन सोल ने नाक भून चढ़ाई और कहा, बेशर्म शख्स, पहले तुमने मुझे स्पेल्स में तुम्हारे साथ मुकाबला करने पर मजबूर किया, फिर तुमने उस लम्हे का फायदा उठाया जब मैं बेहथियार था और चुपके से मुझ पर हमला कर दिया। क्या हेवनली फेथ सेक्ट इस तरह काम करता है? वांग लिन ने तेवरी चढ़ाई और उसने अपना दाया हाथ दबाया। ओरिजिन सोल ने दर्दनाक चीखों का एक सिलसिला शुरू कर दिया और कमजोर हो गई, लेकिन काले लिबादे वाले आदमी की निगाहें अब भी वहशी थीं। ओरिजिन सोल ने नाक भून चढ़ाई और वांग लिन को देखा। मैं लाओ यून हेवनली घोस्ट सेक्ट का शागिर्द हूँ। मैं हेवनली घोस्ट के रास्ते की कल्टीवेशन करता हूँ और कुदरती तौर पर मेरे पास अपनी स्पिरिट सोल है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे मास्टर डाविस्ट घोस्ट को पता चल जाएगा और वो मेरा बदला जरूर लेंगे। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनसे ऑल सीयर भी एक बराबर वाले की हैसियत से बात करते हैं। वांग लिन, क्या तुमने इस बारे में सोच लिया है? वांग लिन ने सर्द महरी से उस शख्स को देखा। वो अपना सब्र खो रहा था, इसलिए उसने अपना दाया हाथ उठाया और ओरिजिन सोल को मारा। ओरिजिन सोल, जो पहले ही अपना जिस्म खो चुकी थी, इस चोट की वजह से तकरीबन तबाह हो गई और बहुत कमजोर हो गई। मेरे मास्टर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लाओ यून की आंखों में वहशत अपनी इंतहा को पहुंच गई। वांग लिन की आंखें सर्द हो गईं जब उसका बायां हाथ इस शख्स की पेशानी पर दबा और उसने नरमी से कहा, सोल सर्च। सोल सर्च पर बहुत सी कमियां थी, लेकिन वांग लिन के मौजूदा कल्टीवेशन लेवल और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के इस्तेमाल के साथ ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। और अब ओरिजिन सोल इतनी कमजोर हो चुकी थी कि कोई रुकावट भी नहीं थी। लाओ यून के मुंह से दर्दनाक चीखों की लहरें उठने लगीं। सोल सर्च स्पेल एक बहुत जालिमाना और नुकसानदेह स्पेल था। जब ये स्पेल किसी ऐसे शख्स पर इस्तेमाल किया जाता है जिसका जिस्म होता है तो उसे कम तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जब इसे बराह रास्त ओरिजिन सोल पर इस्तेमाल किया जाता है तो तकलीफ कई गुना ज्यादा होती है। लाओ यून की दर्दनाक चीखें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गईं। एक इंसेंस स्टिक के वक्त के बाद उसकी चीखें बंद हो गईं और उसकी ओरिजिन सोल तकरीबन शफ़ाफ हो गई थी। वांग लिन ने अपना बायां हाथ उठाया और सीधा लाओ यून के डेंटन में डाल दिया। जब उसने अपना हाथ वापस निकाला तो उसमें एक क्रिस्टल था। वांग लिन ने एक सोचों में डूबा हुआ चेहरा दिखाया जब उसने लाओ यून की ओरिजिन सोल को सोल फ्लैग में सील कर दिया। उसके पास इस ओरिजिन सोल के लिए कुछ काम थे। उसने लाओ यून की ओरिजिन सोल को सोल फ्लैग के बुनियादी सोल्स में से एक में बदलने का मंसूबा बनाया था। सोल को सोल फ्लैग के अंदर रखने के बाद वांग लिन का जिस्म बिजली की तरह फासले की तरफ हरकत कर गया। वो उस सिमत में जा रहा था जिसमें प्राइमरी सोल्स ने हेवनली घोस्ट का पीछा किया था। तो डीमन स्पिरिट्स की इस सरजमीन में ऐसे राज छुपे हुए हैं। कोई हैरत की बात नहीं कि ओयांग हुआ ने कहा था कि हर बार जब बैरूनी लोग आते हैं तो खून खराबा होता है। हेवनली घोस्ट सेक्ट, अगरचे इस लाओ यून ने बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन इसकी बातों में अब भी कुछ सच्चाई है। ताहम ये मामला 500 साल बाद सुलझाने वाला है, इसलिए अभी इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हेवनली घोस्ट सेक्ट के तरीके दिलचस्प हैं और लाओ यून की यादों में कुछ डेविल रिस्ट्रिक्शन स्पेल्स हैं जिन्हें मैं आजमा सकता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।